हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आकाश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो क्लास होने वाला है वह संविधान के निर्माण के बारे में है, यानी कि संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा की ये मेरी दूसरी क्लास है। इसके पहले मैंने एक क्लास ले चुका हूँ, वहाँ पर बहुत डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का चीज़ों का प्रयास किया है। वहाँ मैंने ये भी बताया है कि संविधान सभा किसे कहते हैं और संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा और संविधान दोनों में डिफरेंस है भैया। तो आपको जानना ये पहले होगा कि संविधान किस क्या होता है और संविधान सभा क्या होती है। ठीक समझिए। और साथ ही साथ मैंने वहां पर ही बताया कि संविधान सभा का गठन क्यों किया, इसके कुल मेंबर कितने थे, इसमें कितनी महिलाएं थी, कितने ब्रिटिश प्रांत से आए थे, कितनी देसी रियासत से आए थे, ऐसी कौन सी देसी रियासत है जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। फिर उसके बाद से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने वहां पर ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आपसे ये क्लास आप ले रहे हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप पहले उस क्लास को वहाँ पे कर लीजिए और उसके बाद इसको लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आप यदि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। बीच बीच से भैया पढ़ने से आपको समझ में भी नहीं आएगा और कोई मतलब भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन यही है कि आप पहले वो वाली क्लास संविधान सभा की पहली क्लास ले लीजिए और उसके बाद ये वाली क्लास देखिएगा। ठीक है, समझ गए। अब वहाँ मैंने अगर देखा जाए तो भैया मैंने संविधान सभा की पहली बैठक और दूसरी बैठक के बारे में बता दिया था, वहीं से मैंने एंड किया था और यहीं से संविधान सभा की पहली बैठक से आज मैं इस सेशन को स्टार्ट करने चल रहा हूँ। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बहुत आसान से समझेंगे। पढ़ाई भैया कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। पढ़ाई से आसान तो कुछ लगता ही नहीं है जीवन में, ऐसा है। और आपको भी जिस दिन किताबों से मोहब्बत हो जाएगी ना, वो सब दुनिया की मोहमाया है भैया, ये सारी चीज़ें आपको एकदम बेकार लगने लगेंगी। क्योंकि भैया पढ़ाई ही एक ऐसा मूल आधार है आपके जीवन का कि जो आपका भविष्य बदल सकती है। गरीबी बहुत बेशरम चीज़ होती है और मजबूरियां भी बहुत बेशरम चीज़ होती हैं, लेकिन एक बात सदैव ध्यान दीजिएगा, गरीबी सबके भाग्य में नहीं होती, गरीबी बड़े सौभाग्य से मिलती है। क्योंकि ईश्वर ने हमें, क्योंकि गरीबी में भैया ये होता है कि कुछ खोने का डर नहीं होता है। समझिए, साम्राज्य जो है भैया, साम्राज्य का खोने का डर नहीं होता है यहाँ पे, बल्कि साम्राज्य खड़ा करने की ईश्वर ने आपको अवसर प्रदान किया है। तो गरीबी को अगर यदि आप में है, आपके पास है, तो इसका पॉजिटिव वे में लीजिए और इस पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए और इतना मेहनत कीजिए, सारा समय भैया खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। और मेरा विश्वास है कि एक दिन आप अपने इन सारी सिचुएशन को बदल कर एक भविष्य में नए भविष्य का निर्माण करेंगे, एक नया सिचुएशन लाएंगे और अपने जीवन में इतने अच्छे दिन लाएंगे भैया कि शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। और जिस दिन आपको जॉब मिल जाएंगी उस दिन सारी दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में हो जाएंगी। वो बात सत्य है कि जिसके पास पैसा है वो भी नहीं खुश है आज, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी नहीं खुश है। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो बीमारी से परेशान है और जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो भैया, और सॉरी, जिसके पास बीमारी नहीं है वो पैसा से परेशान है। स्वाभाविक सी बात है। तो आपसे निवेदन है कि आइए हम अपना सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक से। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से समझेंगे। मुझे लगता है कि चीजें एकदम आसान है, बस आप ठान लीजिए कि चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहेंगे, मम्मी भी खुश रहती हैं, पापा भी खुश रहते हैं, घर वाले भी खुश हैं। ठीक है, और फिर कल के जीएफ बीएफ भी खुश, सब कुछ खुश, और कल के दिन जॉब मिल जाएगी और आज जॉब मिलने के बाद भैया आपका जीवन पूरा एकदम सेटल हो जाएगा। आप पूरा जीवन रे खुश रहेंगे, दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में आ जाएंगी। ठीक, तो विशेष ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं भैया संविधान सभा की पहली बैठक। इसके पहले मैंने सारी चीजें बता दिया है कि महिलाएं कितनी थी, उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है, इस सब के सब मैंने वहां बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में बताया कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, और महिलाओं की संख्या कितनी थी, वो कौन कौन सी महिलाएं थी, कौन सी उसमें उपस्थित नहीं हुई। ठीक है, सब के सब बताया। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं संविधान सभा की भैया पहली बैठक। ठीक है, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक,
संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना जान लीजिए। 9 दिसंबर, ठीक है, कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का जो गठन हुआ, कैबिनेट मिशन आया था, जिस कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसके टोटल मेंबर हुए थे भैया 389, ठीक है। 389 में अगर हम बात करें तो भैया 296 सदस्य जो थे वह ब्रिटिश प्रांत से आए थे, वहां भी 2 कैटेगरी से आए थे, मैंने उसको वहां भी बताया है, ठीक है। बाकी शेष जो बच जाते हैं भैया वो देशी रियासत से आए थे, ठीक है। और सब संविधान सभा का गठन वगैरह हो गया था, तो अब संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा की जरूरत पड़ी, ठीक, समझ गए। ये संविधान सभा एक प्रकार की समझ लो संस्था है, यही क्या करेगा, इसको दायित्व दिया गया है भारत का संविधान का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो अब संविधान के निर्माण के पर्पज से यानी कि यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो गया, और संविधान के निर्माण के पर्पज से देखा जाए तो ये जो पहली बैठक हो रही है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है। ये प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि ये पहली बैठक हालांकि हुई कहाँ थी, ठीक है। तो ये दिल्ली में स्थित, अगर देखा जाए जो दिल्ली है सबको पता है भैया भारत की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर, दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन, ठीक, दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में क्या हुआ, ये पहली बैठक है। यहाँ पे आपको इतना केवल याद करना है भैया, जैसे आप छोटे मोटे एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यूपीपीएससी, ठीक है, इन सब का एग्जाम आप देने जा रहे हैं डी ग्रेड के जॉब के लिए, तो यहाँ पर आपको इतना याद करना है कि पहली बैठक जो हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो वह भैया दिल्ली में हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भैया, तो जो कुल उपस्थित सदस्य हुए इस पहली बैठक में, ठीक है, उपस्थित सदस्य, ठीक है, मैंने बताया अगर हम बात करें संविधान सभा की टोटल सदस्यों की संख्या जो थी भैया वह 389 थी, लेकिन यहाँ पर जो सदस्य उपस्थित हो रहे हैं वह उनकी संख्या अगर बात की जाए भैया तो उनकी संख्या कितनी है? 211 है, ठीक है, 211 है। विशेष ध्यान दीजिए, टोटल मेंबर पूछेगा संविधान सभा का तो 389 है, लेकिन पहली बैठक में उपस्थित कितने हुए हैं? 211 सदस्य हुए हैं। इन 211 सदस्यों में से भैया 9 महिलाएं हैं। कितनी हैं भैया? 9 महिला हैं। विशेष ध्यान दीजिए, टोटल महिलाओं की संख्या पूछेगा संविधान सभा में तो कितनी है? 15 है, लेकिन पहली बैठक में कितनी उपस्थित है? तो 9 महिलाएं हैं। अब 6 महिला कहाँ गई? 6 महिला इसमें ऐसे समझ लीजिए भैया, कुछ महिलाओं के घर में हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया था, इस रीजन से वो आई नहीं भैया, सारा गुस्सा संविधान सभा पे उतार दिए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ वहां पे लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग का बर्तन धुलने में समय व्यतीत हो गया भैया, तो इस रीजन से उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आने में लेट हो गई, और डिले जब हो गई तो सोची कि अगली बैठक में पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो पहली बैठक में अगर देखा जाए तो कितनी उपस्थित हो रही हैं महिलाएं? तो 9 महिलाएं उपस्थित हो रही हैं। टोटल मेंबर आपसे पूछेगा उपस्थित, तो ठीक है 211 सदस्य उपस्थित हो रहे हैं भैया, टोटल बात रहे हैं। अब 211 सदस्यों को लीड करने के लिए कोई भी होना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए भैया तो अभी 200 व्यक्तियों को लीड करने के लिए एक लीडर होना चाहिए। 100 व्यक्ति को लीड करना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है, समझ गए। तो उसी प्रकार इनको लीड करने के लिए एक लीडर होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, सारे मेंबर अपने अपने ढंग से काम करेंगे। कोई उनको कहेगा कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, कोई उनको कहेगा कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, कोई एक दूसरे का बात नहीं मानेंगे। लेकिन एक लीडर होगा तो लीडर जो कह देगा वही सब मान लेंगे, ठीक है। तो उसके यानी कि 211 सदस्यों को लीड करने के लिए अभी यहाँ पे चुनाव नहीं हो सकता, इस रीजन से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया भैया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, कौन सा भैया? अस्थायी अध्यक्ष चुना जा रहा है, मतलब एक प्रकार का यानी कि यहाँ पे चलाने के लिए, सबको मेंबर को लीड करने के लिए एक प्रकार का लीडर चुन लिया गया। और इस लीडर कौन थे भैया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है।
ये भैया कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत पढ़े लिखे हैं, माने जाने व्यक्ति हैं, ठीक है। अच्छा, 211 सदस्यों में इन्हीं को क्यों चुना गया? ये भी प्रश्न उठना चाहिए, ठीक है। टोटल तो भैया देखा जाए मेरे बाबू 211 सदस्य हैं, 211 सदस्यों में से इनको क्यों चुना गया भाई? दूसरे को चुन लेते, ठीक। तो इनको इस रीजन से चुना गया क्योंकि उस पूरे 211 सदस्यों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कोई था, तो ये कौन था भैया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, समझिए। सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब होता है बुजुर्ग, बुजुर्ग के साथ साथ स्वाभाविक सी बात है यदि अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको अपने लाइफ का कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा, क्योंकि उस अगर देखा जाए कोई 50 साल 60 साल का व्यक्ति है तो 50-60 सालों में उन्होंने अपने जीवन के तजुर्बे तो हासिल किए होंगे, उनके लाइफ में कौन कौन से इंसिडेंट हुए, उससे उन्होंने क्या सीखा, ऐसी कौन सी गलती उन्हें अपने जीवन में कर दी है जो पुनः वो नहीं दोहराना चाहते हैं और समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि आप भी इस गलतियों को मत दोहराइएगा, नहीं तो क्या होगा भैया? आपका नुकसान इस प्रकार होगा, ठीक। तो ये जो है सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है। साथ ही साथ ज्ञान भी इनके पास था, डॉक्टर लगा है भैया, डॉक्टर की उपाधि लगी है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, अस्थाई नहीं चुना गया, अस्थाई बात कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर इसके बाद अगर देखा जाए भैया तो दूसरी बैठक, ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक, अगर संविधान सभा की भैया दूसरी बैठक बात की जाए, यहाँ पे पहली है, ये भैया क्या हो गई? दूसरी हो गई, ठीक है। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी मेरे कबूतर? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हो रही है भैया वह 11 दिसंबर, खास 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर, ठीक, दिसंबर 1946 को, ठीक, विशेष ध्यान दीजिए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हो रही है, विशेष ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज और विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने नहीं बताया, संविधान सभा की पहली बैठक में जो भैया मुस्लिम लीग है, ठीक है, कौन? मुस्लिम लीग, बहुत खतरनाक थी भैया, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बहिष्कार किया है, विशेष ध्यान दीजिएगा, बहिष्कार किए हैं, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक में क्या हुआ कि इन्होंने बहिष्कार कर दिया, उपस्थित नहीं हुए, तभी यहाँ पे देख रहे हो 211 सदस्यों बचे हैं 389 में। तो जो जितने भी मुस्लिम लीग के सदस्य हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, तो इन्होंने विशेष यहाँ पे ध्यान देना कि मुस्लिम लीग क्या है, इसमें संविधान सभा में भाग नहीं लिया है, और साथ ही साथ क्यों नहीं लिया इसका रीजन भी होना चाहिए। तो इन्होंने अलग से एक देश का मांग की जिसका नाम है भैया पाकिस्तान, और संविधान सभा का पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की गठन की मांग करने लगी, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि मेरा जो देश विभाजन होगा, क्योंकि वहां पे सुनिश्चित हो गया था आज नहीं तो कल देश विभाजन होगा जरूर, क्योंकि इसकी मांग 1931 के आसपास से प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे 45 तक 46 तक देखा जा रही है तो चरम सीमा पे पहुंच गई थी। तो सबको सुनिश्चित था कि भारत का विभाजन होने वाला है, तो इन्होंने क्या किया, इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, और साथ ही साथ एक जो पाकिस्तान एक नया देश बनेगा उसके लिए एक संविधान सभा का गठन करने की मांग की, क्योंकि हम भी अपने देश मतलब पाकिस्तान का एक संविधान बनाएंगे, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, वहां पर सारी चीजें हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग में ऐसा कौन सी पार्टी थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया था? तो मुस्लिम लीग थी, विशेष। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग कर रहे थे, संविधान सभा की, ठीक। अब आता है दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हो रही है। अब यहाँ पे भैया जो से अध्यक्ष हैं, इन अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्या होगा भैया? इनका चुनाव होगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, ये अध्यक्ष का क्या होगा, यहाँ पे चुनाव होगा। और भैया जब चुनाव होगा तो इसी बैठक में अगर देखा जाए तो अस्थाई अध्यक्ष आएंगे, ठीक है। कौन भैया? अस्थाई अध्यक्ष आएंगे, और जब अस्थाई अध्यक्ष बनेंगे वो कौन होंगे? बहुत ही माने जाने व्यक्ति होंगे भैया, बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष होंगे। अब यहीं से ऐसा चलेगा कि संविधान सभा कोई भी डिसीजन लेगा तो सारे के सारे डिसीजन
ठीक है, अपने मेंबर की सलाह से इन्होंने क्या करेंगे, लेंगे और साथ ही साथ ये जो रूल्स बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे, इस संविधान सभा के जितने भी मेंबर होंगे उनको मानना अनिवार्य है। ठीक, समझ गए? तो विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछेगा, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, जबकि अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे। यहाँ पे इनका निर्वाचन होगा, ऐसे चुना नहीं जाएगा, निर्वाचन होगा और उस निर्वाचन में ये खड़े होंगे और इनकी जीत होगी भैया। ठीक है, तो जब जीत होगी तो जीतेगा कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर इनको क्या कर दिया जाता है, संविधान सभा का यानी कि अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब सारे डिसीजन इन्हीं के हाथ में है संविधान सभा का। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये तो भैया क्या हो गए, अध्यक्ष चुन लिए गए, समझ गए क्या हो गए। अच्छा, यहाँ पे लिख दूंगा अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनको चुन लिया गया भैया। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था भैया, उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये जो दो कितने हैं भैया, ये संविधान सभा के 2 मेंबर हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं भैया, ठीक है, तो एक है H.C. मुखर्जी। ठीक है, ये कौन है भैया, H.C. मुखर्जी, और एक है भैया V.T. कृष्णमाचारी, V.T. कृष्णमाचारी। ये दोनों कौन है भैया, उपाध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहली बैठक में यहाँ पे उपाध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, लेकिन दूसरी बैठक में अध्यक्ष भी बना है और साथ ही साथ उपाध्यक्ष भी बना है। अध्यक्ष एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जबकि उपाध्यक्ष की बात की जाए तो H.C. मुखर्जी हैं और साथ ही साथ V.T. कृष्णमाचारी हैं। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सारी चीजें हुई है भैया दूसरी बैठक में। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरी बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, अध्यक्ष कौन चुना गया, उपाध्यक्ष कौन चुना गया, और दूसरी बार ये कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। ठीक, अब ठीक 2 दिन बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, संविधान सभा में भैया उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया भैया, ये पेश किया गया। विशेष ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछता है आपसे। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। लेकिन एक प्रश्न यहीं पर पूछेगा मेरे मित्र, मेरे कबूतर, ठीक है, कि ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया है, तो समझ गए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया है, मोतीलाल नेहरू का एक बेटवा थे भैया, कौन थे भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में भैया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया है संविधान सभा में। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब पेश तो हो गया, लेकिन इसको स्वीकृत भी मिलनी चाहिए सर्वसम्मति द्वारा, यानी संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा इसको स्वीकार भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आता है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, समझ गए, तो इसको स्वीकृत कब मिली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब स्वीकृत मतलब भैया होगा कि ये जो संविधान सभा के मेंबर हैं, ठीक है, ये संविधान सभा के जितने भी मेंबर हैं भैया, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा सबके द्वारा स्वीकार कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो डेट थी भैया 22 जनवरी 1947। ठीक, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, सर्वसम्मति द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब बात ये आती है भैया, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना मेरे कबूतर, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत की उद्देशिका बनेगी, संविधान की क्या बनेगी, उद्देशिका भैया, ठीक है, उद्देशिका। उद्देशिका, ठीक है। तो ये क्या आगे चलकर संविधान सभा की, सॉरी संविधान, भारतीय संविधान की क्या बनेगी, उद्देशिका, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं भैया, समझिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। यही आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनती है, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो यानी कि विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे वहां ये प्रश्न यार कई सारी बार ये क्या हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं, ठीक है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, कहाँ पे, दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ है, ठीक है। इसमें उपस्थित टोटल सदस्य कितने हैं, 211। मुस्लिम लीग क्या किया है, इस संविधान सभा की बैठक में बहिष्कार किया है और पाकिस्तान के लिए एक नए संविधान सभा गठन की मांग की गई थी। अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों चुने गए हैं, क्योंकि पूरे मेंबर में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ठीक है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इस समय अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, तो चुने कौन से जाएंगे भैया, जीतेंगे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं और 2 व्यक्ति उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एक HC मुखर्जी और दूसरी BT कृष्णमाचारी जी, ठीक है। समझिए, कहीं कहीं पे TT कृष्णमाचारी आपको दिया मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ठीक है। और सभी यानी कि ये संविधान सभा द्वारा कब इसको स्वीकृति मिली, इस उद्देश्य प्रस्ताव को, 22 दिसंबर 1947 को इसको सर्वसम्मति द्वारा स्वीकार कर लिया। और आगे चलकर फिर यही बनेगी भैया क्या, संविधान की प्रस्तावना बनेगी, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं भैया, इसके आगे का सेशन देखते हैं, ठीक। अब इसके आगे अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात जान लीजिए मेरे मित्र, मेरे कबूतर। तो यानी कि अब देश विभाजन होने पर एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया है भैया। अब यहीं पर क्या होगा, अचानक देश का विभाजन हो जाएगा, यानी अचानक क्या भैया, एक आएगा, योजना आएगी भैया, माउंटबेटन योजना, ठीक है। कौन सी योजना भैया, माउंटबेटन योजना आएगी। कौन सी, माउंटबेटन योजना आएगी, समझ गए, 3 जून 1947 को, ठीक है। कौन सी योजना आ रही है भैया, माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना एक कब आई भैया, तो ये आई 3 जून, ठीक, 3 जून 1947 को, ठीक। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आ रही है, जिसके तहत अगर देखा जाए मेरे मित्र, तो इसी के तहत क्या किया दिया गया, देश का विभाजन कर दिया गया। देश का विभाजन कर दिया, क्या कर दिया भैया, यानी अपना प्यारा भारत जो है, देश का विभाजन, ठीक है। ये भैया अगर देखा जाए तो सामुदायिक के आधार पर देश का विभाजन किया गया था, यानी सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ था हिंदू और मुस्लिम के। इसमें बताया गया जो मुस्लिम हैं, कुछ व्यक्ति चाहते थे कि अपने देश का एक अलग सा देश होना चाहिए मुस्लिम समुदाय के लिए, ठीक है। हिंदुओं की तरफ से मांग कोई नहीं थी, लेकिन मुसलमानों की तरफ से भैया, इस्लाम धर्म की तरफ से बहुत ज्यादा मांग चल रही थी कि यानी कि हाँ, मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग से देश होना चाहिए, ठीक। तो उसी के उपलक्ष्य में एक लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को आई, और इसी योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया और बना इससे भैया कौन सा एक अलग कटकर देश, पाकिस्तान, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें भैया मेरे प्यारे मित्र, ठीक है, तो ये जैसे आपका प्यारा भारत है भैया, ठीक, ये कौन सा हो गया भैया, आपका प्यारा भारत। हालांकि समझने के लिए बता दे रहे हैं भैया, ये बन नहीं रहा है,
ये क्या है, अपना प्यारा सा सुंदर भारत, और ये क्या हो गया, भारत के नीचे भैया लंका का है, लटका है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, लेकिन लटका नहीं है भैया, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। ये प्यारा भारत है, विभाजन भारत है। जब आपका देश विभाजन नहीं हुआ था भैया उस समय, समझिए, यानी कि अगर देखा जाए 2 जून 1947 के पहले अगर देखा जाए तो समझिए यहाँ से ये जो पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है, यहाँ से हमारी सीमा लगती थी और ये पूरा का पूरा ये हमारा इलाका था, ठीक। और यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार भी 1935 में विभाजन इसका हुआ है म्यांमार का, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार बर्मा जिसे आप कहते हैं, ये भी भारत के हिस्से थे, लेकिन ये सब कट गए धीरे धीरे, ठीक है। ये कहती है अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, ये कहती है इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब भारत के हिस्से हुआ करते थे भैया, जब जम्बो द्वीप कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे भारत क्या हुआ, कटता चला गया। वर्तमान में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में केवल फैला हुआ है, ठीक। तो माउंटबेटन योजना आया, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई भैया, और इसी के तहत क्या कर दिया गया, देश को विभाजित कर दिया गया। समझिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार ये इधर एक बन गया भैया, एक पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, ठीक है, यानी कि भैया पश्चिमी पाक बन गया। और ये जो आज का बांग्लादेश है, ये क्या बन गया भैया, ये पूर्वी पाक बन गया, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश भैया कब आजाद हुआ, 1947 में बांग्लादेश बना, सॉरी 1971 में बांग्लादेश बना है, ठीक है। उसके पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था भैया, ठीक है। उस समय भारत में सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी। किसी ने कह दिया कि अच्छा जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आजाद होना चाहता है, ठीक है। तो ये बात कहाँ पे पहुंची, इंदिरा गांधी जी के पास पहुंची, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है, अगली सुबह आजाद करा दो, ठीक है। तो लीडर इस तरह होना चाहिए। किसी ने बता दिया भैया कि हमारे संविधान में क्या है, आपातकाल का प्रावधान किया गया, और आपातकाल जब भारत में लागू होगा तो क्या होगा, सारी की सारी सभी राज्यों की शक्तियां जो है वो छीण पड़ जाएंगी, और पूरी की पूरी शक्तियां कहाँ से पहुंच जाएगी, केंद्र सरकार के पास, यानी कि भैया राष्ट्रपति के पास। उन्होंने क्या किया कि ठीक है, अगले दिन इसका प्रयोग कर दो, ठीक है। तो फिर उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद को रात में 12 बजे भैया कॉल करती हैं और उनको कहती हैं कल सुबह भैया आप क्या कीजिएगा, पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। तो वही 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। तो लीडर ऐसे होने चाहिए कि मतलब सोचे, सोचने के बाद फिर उसको काम लागू कर दिए, ठीक है। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे बोलते होते ना, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ठीक है। तो एक्शन बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी शासिका थी भैया इंदिरा गांधी जी, बहुत बेहतरीन तरीके से। अच्छा, पहले कार्यकाल में तो बहुत कम बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन सेकंड वाले कार्यकाल में जब 80 से 84 के बीच में आएंगी तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम करती हैं भैया। बहुत अच्छे अच्छे रंगीन टीवी भारत में आ गए थे, ठीक है। उन्हीं के 82 में ही देखा जाए तो कपिल देव की कप्तानी में हम लोग क्या किए थे, पहली बार विश्व कप जीते थे, ठीक है, समझिए क्या। और उसके बाद नाबार्ड बैंक की स्थापना 82 में ही कर दिया गया था। किसान भी खुश, खिलाड़ी भी खुश, और लोगों को रंगीन टीवी मिल गई, वो भी खुश, सब मतलब कि बहुत खुश थे। कहते हैं जब किसी का बहुत ज्यादा देखा जाए खुशी आती है ना, तो उसका अंत भी होता है भैया। तो वही फिर 1984 में क्या किया, उनको टारगेट बनाकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, बाद में बताएंगे। तो अब यहाँ पे भैया ये पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, देश विभाजन हो गया, ठीक है। कब, 3 जून 1947 के माउंटबेटन की योजना के तहत, समझिए। अब भैया इसमें ये भी हुआ, समझ गए, देश विभाजन हो गया, उन्होंने क्या किया, लकीर खींच दिया। अब किसी का भैया खेत कहाँ पड़ गया, पाकिस्तान में पड़ गया, समझिए, और घर कहाँ पड़ गया भैया, भारत में पड़ गया। किसी का अगर देखा जाए भैया तो खेत, सॉरी, घर जो है भैया, ठीक है, यहाँ पे भारत में पड़ गया, और उसका द्वार जो है, द्वार भैया जी का कहा, ठीक है, द्वार कहाँ, पाकिस्तान में पड़ गया, ठीक है। क्योंकि बीचों बीचों से छतवा पर से भैया लाइनियां जाती है, ठीक। क्यों, क्योंकि ऐसे पुलिस चौकी थी, इस पुलिस चौकी को क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था, ठीक है। कौन था, रेड क्लिफ आए थे। रेड क्लिफ क्या किए, वो निर्धारित किया गया ना, अच्छा देश का विभाजन करना, कैसे करना, समस्या हो रही है। उन्होंने कहा हाँ समस्या हो रही, ठीक है। वो ऐसे मेज रखा, मेज रखेगा, उसके भारत का चार्ट लिया और उसको फैला दिया, और फैला दिया। उसके बाद ये जो पुलिस चौकी हुआ करती थी भैया, इन पुलिस चौकियों को क्या किया, ऐसे ऐसे मिला दिया भैया, ठीक है, दोनों कर दिया, ऐसे मिला दिया, समझिए, पुलिस चौकियों को मिला दिया। और कहा अब वो मिला तो दिया, लाइन तो खींच दिया, अब किसी का घर भैया पाकिस्तान में पड़ गया, द्वार हो गए भैया कहाँ पड़ गया, हो गए हिंदुस्तान। पहला जो मुहारे से निकला, और उसके बाद भैया पहला कदम रखा हिंदुस्तान में पहुंच गया।
ठीक, तो उसी प्रकार हुआ था उस समय देखा जाए। किसी के भैया एकदम छतवा पर से बीचों बीच लेनी आ जाती है, ठीक है, तो आधा इधर का होगा भैया, आधा इधर होगा, आधा उधर होगा, कि वो बगल जो पड़ोसी यहाँ भैया कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, पड़ोसी से मतलब का होगा प्रेम हो गया, ठीक है, क्यों एक महिला से, समझ गया। तो अब क्या होगा कि जब आइस भैया रेक्टिफाई बीचों बीच विभाजन कर दे, तो अब प्रेमी का भैया पाकिस्तान में घर पहुंच गया और प्रेमिका का भैया कहाँ पहुंच गया, हिंदुस्तान। बेचारे के गला, अब सोचा कितना गाली दही हुई रेड क्लिफ का, ठीक। उसी प्रकार भैया यहाँ पे बांग्लादेश में अगर हम बात करें, तो बांग्लादेश में अगर हम बात करें भैया, तो ये भी कहा कि अच्छा बांग्लादेश का विभाजन करना, ठीक है, कोई बात नहीं, चार्ट खोला, उसके बाद पुलिस चौकियों को मिला दिया और हो गया। फिर वही नियम यहाँ पे प्रक्रिया लग गया कि वो घेर घर का बोला थी, ठीक है, यहाँ हो गया, ठीक है, उनके बड़े पापा घर हिंदुस्तान में पड़ गया और उनके घर भैया पाकिस्तान में पड़ गया, पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस उस समय हुए थे। तो इन्हीं की अगर हम बात करें, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया, देश विभाजन हो गया। देश विभाजन होगा भैया तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ मेंबर इधर जाएंगे, कुछ मेंबर यहाँ, तो जो मुस्लिम समुदाय हुआ करते थे वो उनके लिए पाकिस्तान बनाया गया था, ठीक है, हिंदू समुदाय के लिए इसे हिंदुस्तान। लेकिन हिंदू भी जो थे भैया उनको भी ऑप्शन दिया गया था, यदि आप भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहें, नहीं तो आप यहाँ चले जाइए, आपकी जहां इच्छा होगी वहां रह सकते हैं, फ्रीडम था सबको, ठीक। अब 3 जून 1947 को क्या हुआ भैया, देश विभाजन हो गया, और जब देश विभाजन हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि अब क्या हुआ, जो हमारे पास संविधान सभा की कुल समझिए संख्या है, ठीक है, संविधान सभा की, ठीक है, कुल संख्या कितनी थी, 389 थी भैया। ये 389 मेंबर थे ना, समझिए, ये कौन, टोटल संविधान सभा की जो गठन हुआ था 1946 में संविधान सभा भैया, उसके कुल मेंबर कितने थे, 389 थे। अब देश विभाजन हो गया, कुछ इधर जाएंगे तो मेंबर स्वाभाविक सी बात है घट जाएंगे, तो ये भैया इसमें से कितना माइनस हो गया भैया, माइनस होकर जो आ रहे हैं मेंबर 299 आ रहे हैं। मतलब जब 46 में भैया देश विभाजन गठन हुआ था तो 389 थे, लेकिन देश विभाजन के बाद अगर देखा जाए तो 299 मेंबर यहाँ पे आ गए, ठीक है, देश विभाजन के बाद भैया टोटल, ठीक। अब 299 में अगर देखा जाए भैया तो यहाँ 2 कैटेगरी से आए थे। एक तो भैया आ गए थे कहां से, एक आ गए थे भैया 229 सदस्य जो है ये प्रांतीय से थे, ठीक है, प्रांतीय सदस्य थे, प्रांतीय सदस्य थे, मतलब भैया जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था जहां पे चुनाव हुआ करता था, ठीक है, वहां से 229 सदस्य हो गए। पहले यहाँ से कितने सदस्य मेंबर थे भैया, 200 पहले 96 थे पहले, अगर देखा जाए 296 में से घटकर कितने पहुंच गए भैया, 229 पहुंच गए। फिर वहीं पर अगर देखा जाए भैया जो देशी रियासत, पहले अगर बात करें तो 93 देशी रियासत हुआ करती थी, ठीक। अब वर्तमान में देश विभाजन के बाद कुछ यहाँ पे देशी रियासतें चली गई, अब बची कितनी भैया, तो 70 देशी रियासत बची है यहाँ पे, ठीक है, कितनी भैया, 70 देशी रियासत। अब पहले कितनी थी भैया, पहले 93 थी, ठीक। तो देख रहे हैं आप कैसे प्रभाव। तो यानी कि आपसे जब संविधान सभा का गठन हुआ तब अगर आपसे पूछता है संविधान सभा के गठन के समय कितने देशी रियासत थी, तो 93 थी, और मेंबर कितने थे, ठीक है, मैं वो ब्रिटिश प्रांत वाले इनका चुनाव हुआ था तो 296 थे, ठीक है। लेकिन देश विभाजन के बाद भारत के संविधान सभा की संख्या कितनी हुई थी भैया, तो 229 थी, और देशी रियासत की 70 थी, ठीक। देश विभाजन की बात की जा रही है, समझिए, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। फिर एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है भैया, ठीक है, हाँ इतना हो गया, आपसे कभी प्रश्न पूछिए। अब इसी के बीच में अगर देखा जाए भैया तो 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत देश आजाद होता है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजादी मनाता है, ठीक है। उसके पीछे भी लॉजिक बहुत बड़ा है कि वो 14 अगस्त का क्यों मनाता है, 15 अगस्त को क्यों मनाता है, ठीक है, वो वहां पे बाद में बता देंगे, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे अभी विशेष ध्यान दीजिएगा, जब यानी स्वतंत्र भारत का आपसे पूछेगा, स्वतंत्र भारत में संविधान सभा
की पहली बैठक तो भैया 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। ये विशेष ध्यान दिया। पहले पूछे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1947, लेकिन देश विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत की पहली संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हो रही है। विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक, समझिए इतनी बातें, ठीक। अब भैया बातें आती है कि जो संविधान सभा है, ठीक है, अब इसको क्या दिया गया था, दायित्व दिया गया था भारत का संविधान का निर्माण करने के लिए, ठीक है। अब भारत के संविधान के निर्माण करने के उद्देश्य से संविधान सभा क्या करेगी, कुछ समितियों का गठन करेगी, जहां से भैया आए दिन कोई ना कोई एक समिति पूछी जा रही है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भैया इस समितियां, और इस समितियों के भैया अध्यक्ष कौन हुए थे, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए ना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए भैया संविधान सभा की समितियां। कौन भैया, संविधान सभा की समितियां। तो भैया आपसे मेरे बाबू पूछेगा संविधान सभा की समितियां। अब एक तरफ भैया एक रीडिंग हो गई, कौन कौन सी भी है समितियां। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था मैंने बता दिया। संविधान सभा जो है वह संविधान के निर्माण करने के लिए इन समितियों को कुछ कुछ काम दी थी, कुछ कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उसका नामकरण कर दिया कि ये समितियां एक कमेटी है और इसके लीडर कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे, उनको बना दिया गया और उनको दायित्व दे दिया गया कि ये वाला काम आपको एक संविधान सभा संविधान के निर्माण से करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भैया तो संविधान सभा की समितियां, इधर आप लिख लीजिए भैया, ठीक है, समिति कौन सी समिति थी, ठीक है, और इधर आप लिख लीजिए अध्यक्ष, उस समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है, ये भैया विशेष ध्यान दीजिएगा। इधर समिति हो गए, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला अगर हम बात करें तो एक समिति थी भैया संघ शक्ति समिति। कौन थी भैया, संघ शक्ति समिति, ठीक है। ये कौन है भैया, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, संघ शक्ति समिति के, ठीक, विशेष ध्यान। दूसरी समिति की अगर हम बात करें भैया तो दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति है, ये दूसरी समिति थी भैया। तो यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तीसरी की अगर हम बात करें भैया तो तीसरी जो है, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति, विशेष ध्यान दें। ये भैया संघीय संविधान समिति है, ये प्रांतीय संविधान समिति है। इसके जो अध्यक्ष चुने जाएंगे, तीसरे अध्यक्ष जो हैं भैया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा। सरदार पटेल जी हैं, इसके क्या चुने जा रहे हैं, अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, किसके, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें भैया, चौथा आपसे पूछेगा तो चौथा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार हेतु कौन सी भैया, सलाहकारी समिति, ठीक है। इसी को कहा जाता है भैया मेरे प्यारे मित्र, ठीक है, परामर्शदाता समिति। कौन सी कहा जाता है भैया, परामर्शदाता समिति, परामर्शदाता समिति। किसको कहा जाता है भैया, मेरे कबूतर, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है
परामर्शदाता समिति, विशेष ध्यान दीजिए। इसके जो अध्यक्ष हुए थे भैया वो कौन थे भैया, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। उसके बाद आता है प्रारूप समिति, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रारूप समिति से भैया अक्सर प्रश्न उठता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति की अगर हम बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो प्रारूप समिति के डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, बी आर तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इसी को पांडुलेखन भी समिति कहा जाता है, प्रारूप समिति को। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक, इसी ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो है छठा, संचालन समिति। संचालन समिति, संचालन समिति के अगर बात करें अध्यक्ष कौन है भैया, तो यहाँ पे 6 हो गया, छठवां इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है भैया प्रक्रिया नियम, प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है भैया, यानी 7वीं की बात की जाए प्रक्रिया नियम समिति, तो इसके भी भैया क्या है, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, प्रक्रिया नियम समिति के। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। फिर उसके बाद आता है भैया राष्ट्रीय, 8वां राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। ठीक, इसके जो अध्यक्ष हैं भैया, इसके भी अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसी को भैया झंडा समिति भी कहा जाता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद सॉरी मेरे मित्र, लाइट चली गई थी जिस कारण से सेशन को यहीं पे रोकना पड़ा। तो हम बता रहे थे क्या, समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो 8वीं समिति जो है वह राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति है, जिसके अध्यक्ष कौन है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये 8वीं हो गई। अगले की अगर हम बात करें भैया, ठीक है, तो मौलिक अधिकार उप समिति, कौन सी भैया, मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक, 9वीं की बात की जाए, मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति। यहाँ पर आप देखेंगे भैया मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति है, यानी इसको परामर्शदाता समिति कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर सरदार पटेल जी हैं। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति, यहाँ पे समिति की बात की जा रही है, यहाँ पे उप समिति की बात की जा रही है। इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं भैया जेबी कृपलानी। कौन से हैं भैया, जेबी यानी कि 9वां जेबी कृपलानी जी हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो हैं भैया जेबी कृपलानी जी हैं, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद कौन से आते हैं, 10वें आते हैं। 10वें की अगर हम बात करें कौन सी समिति आती है, अल्पसंख्यक उप समिति। कौन सी, अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति। ये अल्पसंख्यक उप समिति की अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह HC 10वीं HC मुखर्जी जी। कौन है भैया,
H.C. मुखर्जी जी हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भैया 11वें की बात की जाए तो 11वें जो हैं, ठीक, 11वें की बात की जाए तो 11वें जो आ जाती हैं भैया कार्य संचालन समिति। कौन हो गए भैया? कार्य संचालन समिति। ठीक, तो कार्य संचालन समिति की बात की जाए तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं भैया डॉक्टर के.एम. मुंशी। कौन है भैया? डॉक्टर के.एम. मुंशी। ठीक है, ये कौन है भैया? ये हैं कार्य संचालन समिति। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, संचालन समिति है। ठीक है, संचालन समिति के भैया कौन अध्यक्ष हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जबकि यहाँ पे कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो कौन से हैं? वो भैया डॉक्टर के.एम. मुंशी जी हैं। ठीक, तो विशेष ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, उसके बाद आती है भैया 12वीं। ठीक है, कौन सी भैया? 12वीं की बात की जाए तो 12वीं में आ जाएगी भैया कौन सी? एक सदन समिति। कौन सी? सदन समिति। ठीक है, सदन समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो सदन समिति के अध्यक्ष जो है भैया वी, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, सीता रमैया। ठीक, एक इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 12 समितियां भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इसको तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, पहली दूसरी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, संगीत संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति ये है, ये संघीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है, इसके सरदार पटेल जी हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हेतु सलाहकारी समिति। ठीक है, ये समिति, इसी को परामर्शदाता समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पटेल जी हैं। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसी को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रक्रिया नियम समिति की अगर हम बात करें तो उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उस राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसी को झंडा समिति भी कहा जाता है, जो आए दिन एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो जे.बी. कृपलानी है। यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ भैया उप समिति है, यहाँ पे समिति है, तो इससे पहचान कीजिएगा। जब समिति पूछेगा तो सरदार पटेल जी होंगे, जब उप समिति पूछेगा तो कृपलानी जी होंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो H.C. मुखर्जी जी हैं। और कार्य संचालन समिति की बात की जाए तो डॉक्टर के.एम. मुंशी जी हैं। और सदन समिति की बात की जाए भैया तो वी पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिए, 12 समितियां हैं, 12 की 12 समितियों को क्या करना पड़ेगा भैया? आपको याद करना पड़ेगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इन समितियों को भैया कुछ दायित्व दिए गए थे, कुछ कार्यभार सौंपे गए थे कि कौन सी समिति कौन सा कार्य करेगी। ठीक है, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इनको क्या किया गया था? कुछ कार्यभार सौंपा गया था भैया। अब बात आती है किसके बारे में भैया? ठीक, तो अब इसमें से एक समिति जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम की थी। ठीक है, इसमें से प्रारूप समिति जो है, जिसको भैया ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। समझ गए, विशेष ध्यान दीजिए। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, यानी कि भैया, ठीक है, ड्राफ्टिंग, ठीक है, कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जा रही है भैया, समझिए, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। समझिए, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को प्रारूप समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति भैया, इसी को कहा जाता है। समझिए, इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें इसके भैया गठन के बारे में, तो इसके गठन की बात की जाए भैया
ठीक है मेरे प्यारे मित्र, ठीक। तो 27 अगस्त 1947 सॉरी 29 अगस्त 1947 को इसको क्या किया गया था, गठित की गई थी, समझिए 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। एक मिनट, हाँ तो भैया क्या बात कर रहे थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है भैया, इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसका गठन जो हो रहा है भैया वह 29 अगस्त 1947 को इसको गठित की गई थी, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष पूछेगा आपसे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भैया इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। कुल मेंबर आपसे पूछेगा, ठीक, तो कुल मेंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, कुल सदस्य, समझ गए, तो कुल सदस्य की बात की जाए तो कुल सदस्य इसके भैया 7 सदस्य थे। कितने थे भैया, 7 सदस्य थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इसका गठन आपसे पूछ रहा है भैया, तो गठन आप क्या कीजिएगा 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। एक महान लीडर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब कि उस निम्न जाति से बिलोंग करता था, महान जाति से बिलोंग करते थे, और इन्होंने उस समय जब इनको पढ़ने का भैया यहाँ पे अधिकार नहीं था, उस समय ऐसे इन्होंने पढ़ाई की भैया कि इनके पास से 32 डिग्रियां थी, ठीक है। एक व्यक्ति भैया एक नहीं, दो नहीं, तीन पीएचडी किया था, समझ गए, कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। एक महान लीडर, एक बहुत, यानी कि जान लीजिए, यदि अगर कोई व्यक्ति इनके बारे में भैया आवाज उठाता है तो ये समझ लेना कि भैया कि इनके ज्ञान के बारे में, इनकी योग्यता के बारे में तो समझ लेना कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ाई ही नहीं किया है, ठीक है। पहले इनके बारे में, इनकी सारी चीजों को भैया, ठीक है, पढ़िएगा। हम आपको इतना बता देना चाहते हैं मेरे मित्र कि ये जो 389 मेंबर थे, 389 मेंबर्स में से भैया ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ठीक। यानी कि यदि इनके विपक्ष में कोई टक्कर देने वाला था तो वो कौन था भैया, बी एन राव, ठीक है, जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। तो बी एन राव एक इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को टक्कर दे सकते थे, ठीक है। तो और दूसरी बात अगर हम बात करें भैया, ठीक है, तो यानी कि इनकी बहुत बड़ी कहानी है संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि भैया पहली बात तो महार जाति से बिलोंग करते थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था भैया, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारी पढ़ाइयाँ किया, न जाने कितने में इन्होंने पीजी किया है, ठीक है। टोटल लेवल इनकी डिग्रियों की बात की जाए तो 32 डिग्रियां इन्होंने हासिल की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए, अमेरिका में है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात की जाए भैया तो लगभग 200 साल हो गया। उन 200 सालों में से अभी उसका जो हाल ही में कुछ सालों पहले डाटा रिलीज किया था, उन्होंने कहा कि इस 200 सालों में यदि कोई सबसे योग्य छात्र, ठीक है, हुआ है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी योग्य हैं, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी पूरे विश्व में देखा जाए तो 6वें नंबर पे आते हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आज के डेट में, समझ रहे हैं आप। तो कल्पना कर लीजिएगा इनके ज्ञान की, समझ गए। और यही व्यक्ति वो है जिन्होंने एक किताब लिखी है भैया, उसी के नाम पर फिर आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की स्थापना हुई है। यही व्यक्ति भारत के संविधान का निर्माण किया है, यानी कि भारतीय संविधान के जनक जो कहलाते हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने बात ही हुआ था कि जब संविधान सभा का चुनाव होने लगा 1946 में भैया, तो ये 1946 में बात करें तो इन्होंने चुनाव कहां से लड़े थे, बंबई से, ठीक है। कहां से भैया, बंबई से इन्होंने क्या किया, खड़े हुए। और जब यहाँ से भैया बंबई से खड़े हो रहे हैं, ठीक है, अम्बेडकर जी, समझ गए, विशेष ध्यान दीजिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ, इनका जो रिजल्ट आता है वह हार जाते हैं भैया, ठीक है। बंबई क्षेत्र से पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम क्या हुआ, हार हो गई भैया, ठीक है। अब हार होने के बाद, ठीक है, इन्होंने क्या किया, दोबारा चुनाव लड़ा, ठीक है, दूसरी बार, समझिए। तो ये भैया दूसरी बार जो लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं भैया, ठीक है, तो ये कहां से, बंगाल से भैया, ठीक है, कहां से,
बंगाल से इन्होंने लड़ा था, ठीक है, विशेष ध्यान दिया। अब बंगाल से लड़े और इनका जो परिणाम आया भैया मेरे प्यारे मित्र, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जीत हासिल कर लिया, मतलब यहाँ पे अब जीत हो गया। लेकिन इसी बीच में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आ गई, ठीक, माउंटबेटन योजना आ गई, जिसके तहत क्या हो गया भैया, भारत का विभाजन हो गया भैया, ठीक है, भारत का क्या हो गया भैया, विभाजन हो गया, समझ गए। भारत का विभाजन की अगर हम बात करें भैया, तो विभाजन हो गया, तो जिस क्षेत्र से जीते थे ना, जैसे भैया एरिया से, वो एरिया कहाँ चला गया, विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज वर्तमान में बांग्लादेश बना है, ठीक है, अब चला गया वहां पे भैया विभाजन की बात। तो अब क्या होगी, इनकी सदस्यता तभी बरकरार रहेगी जब ये उस क्षेत्र में रहेंगे, ठीक। अब वो क्षेत्र ही भारत में नहीं है, तो भारत के सदस्य ही नहीं कहलाएंगे, हो सकता है बंगाल के सदस्य कहलाएं भैया, तो समझ गए। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया, कि इन्होंने कहा कि हम भारत देश के लिए पढ़े लिखे हैं, हम जो करेंगे भारत के हित में करेंगे, भारत में रह के करेंगे, हमें भारतीयों से प्रेम है, भारत के लोगों से प्रेम है, अपने भारत माता से प्रेम है, ठीक है, हमारे जो करेंगे भारत में रह के करेंगे, हम क्या करेंगे, बंगाल में नहीं जाएंगे, ठीक, तो बंगाल में नहीं गए। अब भैया संविधान का निर्माण वही व्यक्ति कर सकता है, संविधान के पक्ष में अपने विशेष योगदान देगा, जो संविधान सभा का सदस्य होगा। अब इनका भैया संविधान का निर्माण करने के लिए भैया संविधान सभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। तो एक इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति थे भैया, कौन, वीएन राव, कौन थे भैया, वीएन राव, ठीक है, इनका नाम पूरा था भैया विनेगल, हाँ, विनेगल नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है। ये भैया कौन है, ये बहुत बड़े भैया, अगर देखा जाए भैया इस पूरे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 389 है, 389 में सबसे योग्य व्यक्ति अगर कोई है तो वह कौन है भैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। इनके विपक्ष में कोई टक्कर देने वाला था तो वीएन राव जी थे, ठीक है, जो कि भैया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं पहले, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, तो मामूली व्यक्ति नहीं है। अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है अम्बेडकर जी हैं, उसके बाद इनको टक्कर देने वाला इनके विपक्ष में कोई था तो विनेगल नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। अब इनको लगा कि अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो यदि अगर संविधान सभा का सदस्य नहीं बनेंगे तो भारत की जनता, ठीक है, जिस प्रकार का संविधान चाहती है उस प्रकार का संविधान बन नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि बन इस रीजन से ना पाएगा भैया कि ये समाज के निम्न लोगों को उत्थान के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम किए हैं, ठीक है, और जब बड़े बड़े लोग उसमें मिलकर भैया, या सवर्ण जात की अगर बात की जाए तो ये लोग जब मिलकर वहां पर एक्टिव होकर काम करेंगे तो उसी के हित में काम करेंगे, अपने हित में। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर भैया, तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इनको लगा कि संविधान सभा का सदस्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब एक क्या किए भैया, समझ गए, तो इन्होंने क्या करते हैं, इन्होंने किसके पास गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, किसके पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, ठीक है, समझ गए। क्यों गए, क्योंकि भैया यही तो अध्यक्ष हैं जो कर सकते हैं संविधान सभा का, ठीक है, किसी मेंबर को हटाना होगा, किसी को लाना होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर सकते हैं। अध्यक्ष पास गए कौन भैया, विनेगल नरसिम्हा राव जी, ठीक है। जब इनके पास गए, कहीं बताया कि अंबेडकर जी को कैसे भी कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, इनको इनका सदस्य मतलब संविधान सभा का सदस्य बनाना चाहिए। अब आपका दायित्व है कि संविधान सभा का सदस्य कैसे बनेंगे, हम एक कार्यभार आपको सौंपते हैं, आप किसी भी कीमत पर इनको संविधान सभा का सदस्य बनाइए। यदि नहीं बनते हैं तो आने वाले दिन में भैया, आने वाले भविष्य में भारत की जनता जो है जिस प्रकार का संविधान चाहती है उस प्रकार का संविधान बन नहीं पाएगा, ठीक। तो अब क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं भैया, ये क्या करते हैं, ये जाते हैं किसके पास, ये जाते हैं भैया, एक थे बीजी खेर, ठीक, कौन था भैया, बीजी खेर,
ये बीजी खेर क्या है, इनका पूरा नाम है भैया बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर तिलक लगा है भैया, बाल गंगाधर खेर की बात की जा रही है। तो बीजी खेर जी के पास जाते हैं और इनसे कहते हैं कि मतलब क्यों, क्योंकि ये उस समय बम्बई के हेड हुआ करते थे। जो बम्बई है ना, बम्बई पहले एक राज्य हुआ करता था। बम्बई आज एक शहर है, ठीक है, मुंबई जिसे आप कहते हो। बम्बई एक राज्य हुआ करता था जो कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलकर बनता था बम्बई। तो उसके जो हेड थे उस समय बम्बई के बीजी खेर थे। बीजी खेर से क्या कहें कि इन्होंने कहे कि कैसे भी कीजिए, किसी भी तरीके से आपके एरिया का एक मेंबर का इस्तीफा लीजिए और उसके बाद उस स्थान पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लाइए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीजी खेर के पास गए। इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति थे एम आर जयकर। कौन थे भैया, एम आर जयकर। एम आर जयकर से फिर क्या हुआ, इन्होंने इस्तीफा लेते हैं और इस स्थान पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लाते हैं, ठीक। तो भैया मेरे प्यारे मित्र, ठीक है, एक जर्नी थी अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाने की, ठीक है। वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं भैया, संविधान सभा का सदस्य अंबेडकर जी ना बन पाते तो ये संविधान उस प्रकार ना बन पाता जैसा कि संविधान आजाद का है, ठीक है। समाज के उत्थान के लिए, खासतौर से निम्न जातियों के लिए भैया बहुत विशेष काम किए, बहुत बेहतरीन लीडर भैया, जिसके लिए हृदय से रिस्पेक्ट निकलती है। बल्कि इस रीजन से नहीं कि एक किस समाज से बिलोंग करते हैं, बल्कि एक महान लीडर के रूप में कि इसके पास इतना ज्यादा भैया ज्ञान था। और समझ गए, विशेष ध्यान दीजिए कि सोच लिए अपने ज्ञान के बल पर भारतीय रिजर्व बैंक की इन्होंने किताब लिखी थी, तो उस पर उसकी स्थापना हुई है। भारत देश का इन्होंने क्या किया है, संविधान का निर्माण किया है, विशेष ध्यान दीजिएगा। और भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं भैया। अगर एक बात बताएं तो लोग ये भी भारतीय संविधान के जनक तो माने जाते हैं, लेकिन इनको लोगों द्वारा श्रेय दिया गया था, ठीक है, समझ गए, श्रेय दिया गया। और लोग ये भी मानते हैं, आज भी मानते हैं, पहले भी मानते हैं, निर्माण कौन किया है, अंबेडकर जी की है, ठीक है। लेकिन अंबेडकर जी ने एक बैठक में, ठीक है, इन्होंने कहा था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ। 25 जनवरी को इन्होंने कहा कि लोग मानते हैं, ठीक है, लोग हमें श्रेय देते हैं कि भारत का निर्माण मैंने किया है, लेकिन मैं आप लोगों और पूरे भारतीयों को ये बता देना चाहता हूं कि भारत के निर्माण में जितना मेरा योगदान है उतना ही विनेगर नरसिम्हा राव जी का जी है, ठीक है, वीएन राव जी का भी उतना निर्माण में उतना योगदान है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। जनक पूछेगा, संविधान सभा के पिता की बात की जाए तो अंबेडकर जी हैं, लेकिन जननी पूछेगा तो विनेगर नरसिम्हा राव जी को माना जाता है, ठीक। तो इनको जननी कहा जाता है, जबकि इनको भैया जनक कहा जाता है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अंबेडकर जी को संविधान सभा का मेंबर बनाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से किया गया था, ठीक है, ऐसे मतलब स्थिति से गुजरे थे। अब बात, लेकिन एक चीज यहाँ पे भैया नोट करना, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अक्सर कंफ्यूजन होगी। आपसे आयोग प्रश्न या पूछेगा कि अंबेडकर जी सबसे पहले चुनाव कहाँ से लड़े संविधान सभा के, तो भैया आपको क्या टिक करना है, बंगाल करना है। अब आप सोचते होंगे कि सर जी आप तो यहाँ पे बॉम्बे बताए हो, बम्बई, ठीक है। हाँ भैया, जो चीज हार होती है ना उसकी कोई काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो जीत की काउंट होती है। तो पहली बार ये आयोग भी मानता है और पूछता ही भी है भैया कि इन्हें की पहली बार चुनाव कहाँ से लड़े हैं भैया, ठीक है, तो वह बंगाल से लड़े हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा विभाजन के बाद, ठीक है, देश विभाजन के बाद, ठीक है भैया। तो देश विभाजन के बाद अगर देखा जाए तो अंबेडकर जी पहली बार चुनाव कहां से लड़ रहे हैं, तो बंबई से लड़ रहे हैं। कहां से भैया, बंबई से, ठीक है। तो दोनों पॉइंट विशेष ध्यान दीजिएगा, इस पर तर्क वितर्क करने वाली बात नहीं है। आयोग भैया जो मानता है उसको आपको मानना पड़ेगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो ये रहा जर्नी किसका भैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, ठीक है, संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए। और किस प्रकार से अब यही पे कमेटी जो है भैया, यही संविधान सभा
के जो समिति है, प्रारूप समिति, ठीक है, यही क्या करेगी, यही भारत के संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। तो समझिए, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके कुल मेंबर की बात करें तो कुल मेंबर 7 हैं भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। मुझे लगता है सेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसको हम यहीं पर इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके आगे की जर्नी हम अगले क्लास में हम लेते हैं, ठीक है, वहाँ से करेंगे, समझिए, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जा रही है, ठीक है। तो इस रीजन से यहाँ से हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और उसके बाद फिर आगे वाली क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में उस वीडियो में पूरी एकदम संविधान सभा समाप्त हो जाए। इसके पहले मैंने संविधान सभा की एक क्लास ले ली है, ये दूसरी है भैया, ठीक है। इसके बाद एक क्लास लेनी है, उसके बाद सारी चीज़ें वहीं पर समाप्त हो जाएगी, ठीक। और जाते जाते एक विशेष बात यह है कि यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो भैया, तो आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिएगा, मेरी वीडियो का, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा भैया, ठीक है। विशेष ध्यान आपको क्लास रिस्पॉन्स दीजिएगा कैसी क्लास लगी, ठीक, समझिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको हेल्प मिल सके प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिए। बाकी भैया आपको ईश्वर से कामना है आपके उज्जवल भविष्य की, ठीक है, कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, ठीक है। अब बहुत जल्द बस इतना करना है भैया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए, ठीक है। असफलता आपके हाथ में नहीं है भैया, बस आपका केवल है कि अपने ईमानदारी के साथ आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। बाकी उसके बाद सफल और असफल ईश्वर के हाथ में है। यदि सफलता खुद के हाथों में होती तो क्या होता भैया, ठीक है, रास्ते में चलते हुए हर व्यक्ति IAS बन जाता, क्योंकि सफलता बांध के चलता, ठीक है, समझिए। बिना पेपर दिए, बिना कुछ किए भैया, या थोड़ी सी मेहनत कर लेता और वो सफल हो जाता। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये भैया कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी गति के अनुसार, अपनी ईमानदारी के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, ठीक है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते चलिए और ईश्वर तो यार आज नहीं तो कल देगा जरूर। मानता हूं कि आप विफलताओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल भैया आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वो भी देखता है, जिस दिन आपकी 80% मेहनत और 20% किस्मत साथ दे दी भैया, उस दिन सिलेक्शन आपके कदमों में है, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो बाकी ये दुनिया है, दुनिया भैया बोलती रहती है, ये दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, सबको सेटिस्फाई आप नहीं कर सकते। यहाँ भैया अगर हम बात करें तो दुनिया है, समझिए, अगरबत्ती भगवान के लिए लेते हैं, खुशबू खुद की तय करते हैं, तो उनकी विचारधारा अलग अलग तरीके से। आप कोई आपके लिए अच्छा बोलेगा तो कोई आपके लिए बुरा बोलेगा, तो इस पर फोकस न करके अपना जो समय है आप खुद को बेहतर बनाने में दीजिए। और कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कोई जाएगा, इससे क्या मतलब है, ठीक है। इन सब के दुनिया भर की चोचलेबंदी में पड़ेंगे भैया तो आपकी जर्नी जो है आपको मंजिल पाने के लिए उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी, और बाधाएं उत्पन्न होंगी तो भैया आप कहीं भी जीवन में सफल नहीं होंगे। क्योंकि आज वर्तमान में देखा जाए तो जिस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि हर भैया अगर देखा जाए तो लोग क्या कर रहे हैं, हर 6 महीने पे एक वस्त्र की तरह भैया बदल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ें से, नेगेटिविटी से भैया आपको क्या होगा, बचना होगा और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करनी होगी। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए उस दिन जवाब दीजिएगा, अभी एकदम शांत रह के अपनी तैयारी कीजिए। कहते हैं ना, शांत समुंदर जो होता है भैया वह बहुत बड़ी सुनामी लाते हैं, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको देखना नहीं है, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन उनको एक लाइन सुनाइएगा, ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम, क्योंकि बीत गया वो जमाना जब दीवाने थे तेरे हम। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।